हेलो एवरीवन। पिछला वीडियो में मैंने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया था। आज डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताते हैं कि उसकी आगमन कैसे हुई और उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए आप सेकंड देखिए आगमन के बारे में। आगमन प्रथम मैंने बता दिया था आपको कि प्रथम जो है पुर्तगाली आए थे। सेकंड आपका डच आएंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड आपका अंग्रेज और फोर्थ आएंगे फ्रांसीसी। है ना। आगमन के क्रम में उल्टा हो जाता है। ठीक है, पहले आगमन के क्रम में पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। लेकिन स्थापना में उसका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अब चलिए, पुर्तगाली को मैंने पढ़ा दिया था आपको। आज हम पढ़ेंगे डच के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डच के बारे में। ओके, आज डच ईस्ट इंडिया के बारे में जानते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था स्थापना, इसके बारे में बताया था कि डच ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया था। आप समझते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई और उन्होंने मतलब कैसे कंपनी को स्थापना किया भारत में। ठीक है, देखिए, फर्स्ट जो डच था वो था कार्नेलिस डी हॉटमैन। है ना, कार्नेलिस पहला डच, जो प्रथम डच प्रथम डच जो आए थे उनका नाम था कार्नेलिस डी हॉटमैन। है ना, हॉटमैन। प्रथम डच कार्नेलिस डी हॉटमैन आए थे। अब इसके बारे में जानते हैं कि कार्नेलिस डी हॉटमैन कार्नेलिस डी हॉटमैन अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कार्नेलिस डी हॉटमैन 1596 ईस्वी में
सुमात्रा और बैंताम। सुमात्रा और बैंताम पहुंचा और इसने डच के आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई, है ना। क्या बनाई? कंपनी बनाई। ठीक है। देखिए 1596 ईस्वी में सुमात्रा 1596 ईस्वी में सुमात्रा और बैंताम उन्होंने पहुंचा कॉर्नेलिस डी हाउट में। ठीक है। इसने डच के आगामी उद्यम के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कंपनी का गठन किया। जो मार्च 1602 ईस्वी में स्थापित हुई और उस कंपनी का नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, समझिए। 1602 ईस्वी में कंपनी स्थापित हुई। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने कंपनी का नाम दिया। अब देखते हैं कंपनी का आरंभिक दौर, है ना। कंपनी बन गई, उसकी स्थापना हो गई, उनका नाम भी हो गया। अब डच इस कंपनी के द्वारा क्या क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए जब ये कंपनी बन गई तो उस कंपनी का जो कुल आरंभिक पूंजी था, कंपनी का आरंभिक पूंजी 6,50,000 गिल्डर थी, है ना। डच को जो उनका करेंसी होता है वो गिल्डर में होता है। ठीक है, तो इतना कंपनी का कुल भाग 5,000। आप इसके बारे में जानते हैं इस कंपनी ने क्या क्या किया। देखिए कंपनी बन गई, इसकी कुल पूंजी क्या थी उसके बारे में मैंने बता दिया। अब देखते हैं इस कंपनी को व्यापार करने के लिए कौन कौन सी अनुमति मिली। देखिए इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली। ठीक है, व्यापार करने की अनुमति मिली। ठीक है, और कंपनी का पूर्वी केंद्र वेटाविया था।
वेटिविया, है ना। कंपनी का पूर्वी केंद्र विटिविया था, वेटिविया, वेटेविया, है ना। इसका केंद्र कहाँ था? कंपनी का पूर्वी केंद्र कहाँ था? वेटाविया में था, है ना। वेटाविया में स्थित था, ठीक है। आप देखते हैं कि भारत के पूर्व भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट, देखते हैं भारत के पूर्वी भाग और पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, है ना। पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी क्या की? देखिए, अब कंपनी कहाँ स्थापित की थी? डच ने पूर्वी देखिए भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। और प्रथम जो फर्स्ट जो फैक्ट्री थी, हम फैक्ट्री मसूलीपट्टम में, मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम में स्थापित की। कब की? 1605 ईस्वी, ठीक है ना। देखिए, भारत के पूर्वी भाग और पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की और प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की वो मसूलीपट्टम में स्थापित की, ठीक है। मसूलीपट्टम आप लोग जानते ही होंगे मसूलीपट्टम कहाँ है ना। तो मसूलीपट्टम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि डचों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आप मसूलीपट्टम मारिएगा, या मछलीपट्टम भी रहता है, अभी मछलीपट्टम भी बोलते हैं इसको, लेकिन मसूलीपट्टम ही रहेगा तो आप मसूलीपट्टम में दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा तो मसूलीपट्टम को मारिएगा। और कब की? तो 1605 ईस्वी, है ना। अब देखते हैं दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। डचों ने दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की। पुलिकट में स्थापित की। कब की? तो 1610 ईस्वी में, ठीक है ना। देखिए डच, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। डचों ने तीसरी फैक्ट्री
कहाँ स्थापित की? तो तीसरी फैक्ट्री, डचों ने तीसरी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। ठीक है, सूरत तो जानते ही होंगे। तो डचों ने तीसरी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और कब की? तो 1616 ईस्वी में। ये तीन ही फैक्ट्री के बारे में पूछेगा एग्जाम में, तो आप तीन फैक्ट्री को याद हमेशा रखेंगे, क्योंकि ये स्थापित से ही पूछता है, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछता है। बस इसका डेट पूछ सकता है आपको, उसका स्थापना कहाँ हुआ था वो पूछेगा। बस इतना याद रखिए। और उसके बारे में जानते हैं डचों ने क्या क्या किया। तीन कंपनियों को स्थापित किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली, है ना। गोलकुंडा के सुल्तान, जिंजी, मदुरै और तंजौर, जो तंजावुर अभी कहते हैं, के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। और उत्तरी और तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली, मतलब चुंगी में छूट दिया उनको, है ना। तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया। मुहर शुल्क सबसे लेता, लेकिन डचों को क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। ठीक है, मुहर शुल्क से उनको मुक्त कर दिया। पहले मुहर शुल्क भी लगता था कंपनियों को, लेकिन उनको मुक्त कर दिया, है ना। ठीक है ना। डचों को देखिए, डचों को मुहर टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनको छूट दे दिए मुहर शुल्क, है ना। बाकी सभी कंपनियों को, जो अन्य जितना भी विदेशी कंपनी थी, विदेशी व्यापारिक विदेशी जितना भी थी व्यापारिक कंपनी, उनको ये टैक्स देना पड़ता था। ठीक है ना, लेकिन डचों को माफ़ कर दिया। ठीक है। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी के मुख्य कार्यनीति थी। और 1632 में, अभी 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र, हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को क्या किया? डचों ने हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि पुर्तगाली लोग, हुगली आपका बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, 1632 ईस्वी में हुगली के क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि पुर्तगाली लोग ज़्यादा मात्रा में, मतलब हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। ठीक है, तो डचों ने क्या किया? 1632 ईस्वी में उन लोगों को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में उसके बाद 1658 ईस्वी में 1632 में हुगली क्षेत्र से बाहर किया उनको, और 1658 ईस्वी में विलंका, है ना, विलंका से उनको, मतलब पुर्तगालियों को हटाना शुरू कर दिया, है ना। 1658 के बाद 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगाली से जीता। नेगापट्टम देखिए, 1659 ईस्वी में तंजौर के तट, ठीक है,
तंजोर तट पर स्थित नेगापट्टम से डचों ने देखिए, तंजोर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीता, है ना। अब नेगापट्टम जो है उसको हटाना शुरू कर दिया, तो तंजोर तट पे पुर्तगाली और डचों की भिड़ंत हुई। उसके बाद पुर्तगालियों से डचों ने उसका तंजोर तट नेगापट्टम को जीत लिया, ठीक है। नेगापट्टम को किसने जीत लिया? तो डचों ने जीत लिया। 1659 ईस्वी में तंजोर तट पर स्थित नेगापट्टम को किसने जीत लिया? तो डचों ने जीत लिया। जीतने के बाद डच व्यापार करने के लिए काली मिर्च और अन्य मसालों पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि डचों का ज़्यादातर मसालों में इंटरेस्ट था, ठीक है। ज़्यादातर उनको मसाला और इसी सब में रुचि रखता था। मसाले खरीदता और बेचता था, लोगों का वही व्यापार था। ज़्यादातर काली मिर्च हो गया और अन्य प्रकार के मसाला जो हैं उसको डचों ने व्यापार करता था, डच लोग व्यापार करता था, ठीक है। ये जो मसाला है काली मिर्च और जितना भी मसाला है वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलता था, है। तो डचों का जो मुख्य केंद्र था, डचों का, है ना, डचों का मुख्य केंद्र आपका इंडोनेशिया ही था, ठीक है, इंडोनेशिया। क्योंकि डच लोग को ज़्यादातर मसाला में ही इंटरेस्ट था, लोग मसाला खरीदते और बेचते थे, उनका व्यापार ही था वही, है ना। ज़्यादातर वो लोग इंडोनेशिया से काली मिर्च खरीदते थे और बेचते थे, ठीक है। तो उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता था मसालों में, इसलिए डच लोग मसाला का व्यापार ज़्यादा करते थे, ठीक है। और वहीं से वो लोग इंडोनेशिया से आपका अफ़ीम हो गया, रेशम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ये सब भी मतलब बेचते थे, है ना। अफ़ीम हो गया, देखिए मसाला तो था ही, उसके बाद लोगों को अफ़ीम में भी बहुत मतलब अफ़ीम भी बेचता था, है ना, अफ़ीम बेचता था। उसके बाद सोरे बेचता था, उसके बाद रेशम बेचता था, सूती वस्त्र बेचता था, सूती वस्त्र, है ना, सूती वस्त्र बेचता था। यही सब व्यापार डच लोग का था, और ज़्यादातर वो लोग इंडोनेशिया से ही व्यापार भी करता था और उनका मुख्य केंद्र भी इंडोनेशिया ही था। और अफ़ीम, रेशम, सूती वस्त्र बेच कर बहुत सारा ढेरों लाभ कमाते थे, उनको बहुत ही प्रॉफिट होता था इससे, ठीक है। और उस समय जिस समय वो व्यापार करते थे उस समय गोवा को उसने पूरा मतलब चारों तरफ बंद करवा दिया, किला घेरवा दिया, ठीक है, बंद कर दिया। और 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया, और 1655-56 में कोलंबो, और 1659-63 में कोचीन पर कब्जा कर लिया। देखिए 1641 में क्या किया, 1641 में मलक्का पे कब्जा किया,
मलाक्का 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 पे कब्जा किया। उसके बाद 1655-56 में कोलंबो पर कब्जा किया और 1659-63 में कोचीन पे कब्जा किया। देखिए 1641 में आपका मलाक्का पे कब्जा किया, है ना। उसके बाद कोलंबो पर, उसके बाद कोचीन पर, है ना। 1641 में मलाक्का, 1655-56 में कोलंबो, उसके बाद 1659-63 में कोचीन पर डचों ने कब्जा किया, है ना। और उसके बाद यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन किया, है ना। यमुना घाटी में नील का उत्पादन किया। नील का उत्पादन भी डच लोग ही स्टार्ट किया था, ठीक है। नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क, सालपीटर, सोरा, अफीम तथा चावल का उत्पादन भी डच लोग भरपूर मात्रा में करता था, है ना। लोगों का व्यापार ही था ये सब, है ना, डच लोग, ठीक है। तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता स्थापना करने के लिए डच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, है ना। ये सब हिंद महासागरीय क्षेत्र में, चूँकि अंग्रेज भी उस समय अपना आधिपत्य जमाने के लिए भारत में वो लोग एक अपना कंपनी स्थापित करने के लिए भारत आ चुके थे, मतलब आए थे। और डचों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, है ना। हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता स्थापित करने के लिए डच और अंग्रेज के बीच क्या हुआ, झड़प हुआ। उसके बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। अच्छे से करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज अपना कंपनी स्थापित करना चाहता। उस दोनों में क्या हुआ, संघर्ष आरंभ हुआ। और 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना, ये पूछता है। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, तो डच और अंग्रेज के बीच हुआ, ठीक है। डच और अंग्रेज के बीच वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डचों को पराजित कर दिया और इसमें अंग्रेज जीत गए और अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य भारत में जमा लिया, ठीक है। और डच के सभी फैक्ट्रियों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और उसके बाद डच का पतन हो गया, ठीक है ना। देखिए 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में क्या किया, डचों को अंग्रेज ने हरा दिया, है ना। उसके बाद सारे जितने उसके कारखाने थे, सभी पे जितने भी फैक्ट्रियाँ थी उस पे अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और उसके बाद डचों का क्या हो गया, अंत हो गया, पतन हो गया, ठीक है। डच के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और आगे आपको अंग्रेज़ के बारे में पढ़ा देंगे।